नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में बच्चों हमने एल्कोहलों का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में हमने समझा। बच्चों उसी क्रम में हम अगला टॉपिक लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं। बच्चों इम्तिहान में ये प्रश्न खूब पूछा जाता रहा है पिछले वर्षों में कि एल्डिहाइड तथा कीटोन क्या होते हैं और इनका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। आइए बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बन के वो यौगिक हैं जिनमें बच्चों कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन के अतिरिक्त कार्बोनिल समूह एक ओर तो एल्किल समूह से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर हाइड्रोजन समूह से जुड़ा रहता है। बच्चों कीटोन में कार्बोनिल समूह दो एल्किल समूहों से जुड़ा रहता है और दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और ये भिन्न भी हो सकते हैं। बच्चों नीचे चित्र में अगर आप देखें तो चित्र में आप देख रहे होंगे कि R और R डैश, ये R और R डैश जो है वो एल्किल समूह हैं। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं कि इनमें एक एल्किल यानी इस एल्किल समूह से एक तरफ तो कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो बच्चों इसमें आप जैसा देख रहे हैं चित्र में कि RCHO ये एक एल्डिहाइड है और नीचे RCOR डैश जो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं ये बच्चों कीटोन है और इन दोनों में ये R और R डैश एल्किल समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन का हम नामकरण कैसे करते हैं आइए इसको भी समझते हैं। अंग्रेजी भाषा में एल्केन के नाम के सिरे पर ई मौजूद रहता है। इस ई के स्थान पर यदि हम एल यानी अल लगा दें तो एल्डिहाइड का नाम प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से यदि हम हिंदी भाषा में बात करें तो हिंदी भाषा में एल्केन के नाम के अंत में हम ला जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ला जोड़ दें तो बच्चों हमें इस तरीके से हम एल्डिहाइड को नामित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों ये मीथेन से व्युत्पन्न होता है और इसमें ला अगर हम लगा देते हैं तो ये मेथेनल बन जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि एल्डिहाइड को इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे अब कीटोन के बारे में भी जानकारी अर्जित करेंगे। बच्चों यदि अंग्रेजी भाषा में एल्केन के नाम के सिरे पर जो ई है उसके स्थान पर हम ऑन लगा दें यानी ONE ऑन लगा दें तो कीटोन का नाम हमको प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हिंदी भाषा में यदि हम बात करें तो कीटोन का जो नाम है वो उसके मौलिक जो एल्केन है उसके नाम के अंत में ना को अगर हम हटा दें और नॉन जोड़ दें तो हमको इस तरीके से कीटोन प्राप्त हो जाते हैं। बच्चों एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। अक्सर इम्तिहान में आ जाता है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। बच्चों एल्कोहल तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल को अगर हम आपस में इनकी अभिक्रिया करा दें तो इनकी क्रिया के बाद में एक यौगिक बनता है, उस यौगिक को हम एस्टर कहते हैं। अर्थात बच्चों हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एल्कोहल तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त जो यौगिक बनता है उसे एस्टर कहते हैं और
ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरी जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। बच्चों नीचे एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, उसमें आप देख रहे हैं कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल एथेनोइड और जल बनता है। बच्चों इस एथिल एथेनोइड को ही हम एस्टर कहते हैं। जो अभिक्रिया इस तरीके से है, C2H5OH जो कि एथेनॉल है प्लस CH3COOH ये एथेनोइक अम्ल है। बच्चों तीर के निशान के ऊपर लिखा है H2SO4 यानी H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। CH3COOC2H5 यानी एथिल एथेनोइड जिसे हम एस्टर कहते हैं और प्लस H2O इसमें जल बनता है। तो बच्चों ये था एस्टरीकरण। अब हम समझते हैं कि बच्चों ये साबुनीकरण क्या होता है। परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो बच्चों साबुनीकरण को हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी तेल या तो फिर वसा, जिनको हम ग्लिसरॉइड बोलते हैं, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करें तो ये तेल अथवा तो वसा संगत अम्ल के सोडियम लवणों के साथ और बच्चों जिनको हम साबुन कहते हैं मिलकर के ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। यही अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। बच्चों एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे अभी आप अगले पेज पर देखेंगे। बच्चों साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है उसको देखें आप। CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO C17H35, ऐसे ही CH2 से सिंगल बॉन्ड के द्वारा CH जुड़ा हुआ है और उससे O जुड़ा हुआ है। उसके बाद CO C17H35 और फिर CH में CH2 जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO C17H35 प्लस 3NaOH और बच्चों आगे तीर का निशान, तो इससे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 3C17H35 COONA। ये बच्चों C17H35 COONA ये साबुन है और CH2OH CHOH CH2OH ये बच्चों ग्लिसरॉल है। तो बच्चों साबुनीकरण की अभिक्रिया लिखना अति आवश्यक है। बच्चों यदि ये दो अंक का अगर ये प्रश्न आता है तो एक अंक में आपको इसको परिभाषित करना है और एक अंक के लिए आपको ये अभिक्रिया देनी होगी, तभी ये प्रश्न पूरा होगा। बच्चों इसी क्रम में एक प्रश्न हम और लेते हैं कि क्या होता है जब मीथेन का दहन कराया जाता है, उसका रासायनिक समीकरण दीजिए। बच्चों ये रासायनिक रासायनिक जो समीकरण है इसका वो इस तरह से है CH4 प्लस O2। बेटा जब दहन हम कराते हैं तो आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो CH4 प्लस O2 इससे बनने वाला जो CO2 प्लस H2O और बच्चों इस अभिक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। तो बच्चों इस रासायनिक अभिक्रिया को याद करना अति आवश्यक है। इसी तरीके से एक और प्रश्न हम इसी तरह का लेते हैं कि एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल से यदि अभिक्रिया कराई जाए तो उसकी रासायनिक समीकरण क्या होगी। बच्चों नीचे आप देखें रासायनिक समीकरण मैंने दी हुई है CH3 CH2OH प्लस CH3 COOH। ये CH3 CH2OH है बच्चों, ये एथिल एल्कोहल है और CH3 COOH ये एसिटिक अम्ल है। बच्चों आगे रिवर्सिबल एरो बने हुए हैं,
ये जो रिवर्सिबल एरो है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम इस अभिक्रिया को एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं तो इससे एस्टर बनता है। बच्चों, ये पुनः दोबारा से यानी उल्टी तरफ से हम चलें तो भी ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में हम रिवर्सिबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इसमें CH3C सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O जो कि एक एस्टर है, प्लस CH2CH3 और प्लस H2O, इस तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे। बच्चों, इनको याद करना बहुत अनिवार्य है। आप इनको भली भांति याद कर लें, क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। इसी तरह से बच्चों, क्या होता है जब हम एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं? बच्चों, इसकी रासायनिक अभिक्रिया CH3COOH प्लस NaOH और इससे बनता है बच्चों सोडियम एसीटेट, जिसे हम कहते हैं CH3COO Na प्लस H2O। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेते हैं कि अपमार्जक क्या होते हैं और क्या ये साबुन अपमार्जक होते हैं? बच्चों, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं अपमार्जक का मायने क्या है, अपमार्जक होते क्या हैं। बच्चों, जितने भी साफ करने वाले यानी सफाई करने वाले जो साबुन हैं, डिटर्जेंट हैं या इस तरह की जो अन्य जितने भी रासायनिक पदार्थ हम आप सभी इस्तेमाल करते हैं, जिनका उपयोग हम साफ सफाई में करते हैं, ये सभी अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक का मतलब साफ सफाई करने वाले साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि। तो बच्चों, अपमार्जक क्या होते हैं, हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि कपड़े धोने अथवा तो साफ सफाई करने के लिए जो वस्तुएं होती हैं उन पदार्थों को हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जकों का जो शाब्दिक अर्थ है वो साफ करने वाला अथवा तो मैल हटाने वाला होता है। अतः साबुन एक अपमार्जक है। बच्चों, आजकल अपमार्जक शब्द का जो प्रयोग है वो सामान्यतः संश्लिष्ट अपमार्जकों के लिए यानी जो सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स हैं, जैसे आजकल हम घरों में लेकर के आते हैं सर्फ एक्सेल और इस तरह के जो दुनिया भर के जो आते हैं, निरमा, वॉशिंग पाउडर और पता नहीं क्या क्या, ये सभी संश्लिष्ट अपमार्जक हैं बच्चों। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये अपमार्जक क्या होते हैं। बच्चों, इसी क्रम में हम एक प्रश्न और लेते हैं कि विकृतीकृत एल्कोहल अथवा और मिशेल अथवा नहीं सॉरी विकृतीकृत एल्कोहल और मिशेल ये क्या होते हैं? इम्तिहान में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकृतीकृत एल्कोहल से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि मिशेल से आप क्या समझते हैं। तो पहले बच्चों हम विकृतीकृत एल्कोहल को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि ये मिशेल क्या होते हैं। तो बच्चों, विकृतीकृत एल्कोहल की अगर हम बात करें तो मेथेनॉल, पिरीडीन या कॉपर सल्फेट जैसे जो विषाक्त पदार्थ हैं, इनको एथेनॉल में मिलाने से एल्कोहल को विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। बच्चों, जो एल्कोहल होता है उसमें विकृति लाने के लिए हम मेथेनॉल, पिरीडीन या कॉपर सल्फेट जैसे विषाक्त पदार्थ मिला देते हैं। ये जो एल्कोहल होता है एथेनॉल, जिसे हम शराब भी कहते हैं बच्चों, इसमें मेथेनॉल, पिरीडीन या कॉपर सल्फेट का घोल इसके अंदर हम डाल दें तो ये जो एल्कोहल है वो विकृतीकृत एल्कोहल बन जाता है। और हम ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि जो शराब है आप जानते हैं कि इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, एथेनॉल का। तो बच्चों, इसमें अगर ये हम विकृतीकृत पदार्थ अगर मिला देते हैं जैसे मेथेनॉल, पिरीडीन या कॉपर सल्फेट, तो ये पीने के मतलब का नहीं रहता है। तो इसीलिए इसमें हम मेथेनॉल, पिरीडीन या कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, जिससे ये विकृतीकृत एल्कोहल हो जाता है और उसके बाद हम इसका उपयोग पीने में नहीं कर सकते। तो बच्चों, विकृतीकृत एल्कोहल
के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि मेथेनॉल, प्रीडीन या कॉपर सल्फेट जैसे विषाक्त पदार्थ एथेनॉल में मिलाने से प्राप्त अल्कोहल को विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं, और इसे विकृत इसलिए किया जाता है जिसके कारण इसका उपयोग पीने में न किया जा सके। बच्चों, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, मिशेल। ये मिशेल क्या है? बच्चों, आपने देखा होगा घर पे जब घर में हम लोग कपड़े वॉश करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो कपड़ों के ऊपर हम साबुन रगड़ते हैं अथवा तो उन कपड़ों को किसी डिटर्जेंट पाउडर के अंदर डाल देते हैं, और पानी में डिटर्जेंट पाउडर डालने के बाद जब हम उसे हिलाते हैं तो उसके ऊपर एक झागों का गुच्छा बन जाता है। ऐसे ही साबुन जब हम लगाते हैं और उसको रगड़ते हैं तो एक साबुन के गुच्छे बन जाते हैं। तो बच्चों, ये जो गुच्छे हैं ना, ये गुच्छे मिशेल कहलाते हैं। इन गुच्छों को ही हम मिशेल कहते हैं। बच्चों, इसको इस तरीके से हम लिखेंगे अगर ये प्रश्न इम्तिहान में आता है तो, कि साबुन और अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ और एक ऋणात्मक शिरा होता है। बच्चों, अपमार्जक जो होते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, इनके जो अणु हैं वो जल में घुल करके गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं और इन्हीं गुच्छों को हम मिशेल कहते हैं। तो बच्चों, आपने समझा कि ये विकृतीकृत अल्कोहल और मिशेल क्या होते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को जब आपको बुक्स मिल जाएंगी तो आप वहाँ से उनको याद कर सकेंगे। लेकिन जितने भी मेन जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको अपनी वीडियोज में उनको नोट करवाया है, भली भांति आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज को ढंग से देखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद में मैं इन सारे नोट्स की एक PDF फाइल आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर आज मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों, विज्ञान के आपके 4 चैप्टर, शुरू के 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं। ये चारों चैप्टर में से पहले जो 3 चैप्टर थे उनकी PDF मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, और इस चैप्टर की PDF भी मैं आज ही आपको भेज दूंगा। तो उस PDF के माध्यम से आप उन नोट्स को अपनी कॉपी में भली भांति उतार लेंगे और बच्चों आप याद कर लेंगे। मैंने कल ग्रुप पर आपको बताया था कि 7 तारीख को यानी 7 मई को दोपहर 12 बजे आपकी एक परीक्षा होगी, और उस परीक्षा के लिए मैं 12 बजे आपको इन चारों चैप्टर में से कोई से 4 प्रश्न आपको दूंगा। उन 4 प्रश्नों को का जो जवाब है वो आप एक कागज़ पर अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। एक कागज़ पर अगर उनके उत्तर नहीं आ पाते हैं तो 2 कागज़ों पे आप लिख लेंगे, 3 पे लिख लेंगे। जितने कागज़ों में वो आ जाएं उतने में आप करेंगे उसको, और उनके फ़ोटो खींच करके और उन कागज़ों के ऊपर आप अपना नाम, अपना सेक्शन और कक्षा आप नोट कर देंगे। तो वो हमारे पास आ जाएंगे, उनको हम चेक कर लेंगे, और उसका मूल्यांकन करने के उपरांत हम एक कागज़ पे आपने कितने अंक अर्जित किए हैं नोट करके आपको ग्रुप पर सेंड कर देंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की थी, कितना अच्छा लिखा था, आपको कितने अंक मिले हैं। तो बच्चों, आप ढंग से इनकी तैयारी करते रहें, क्योंकि विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। आप ये मान करके चलिए कि आपको अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से करनी है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा आप ध्यान दे रहे होंगे। तो नमस्कार बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।